स्टूडेंट ओके बायोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो के साथ ही ये हमारा जो वीडियो होगा ये सेकंड चैप्टर का जो मेन चैप्टर है उसका अंतिम वीडियो आज हम पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद में हम चैप्टर 2 से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनका भी एक वीडियो बनाएंगे, तो उसमें भी आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो दिए जाएंगे अगले वीडियो के अंदर। और फिर हम इसके पश्चात चैप्टर नंबर 3 मानव में जनन जो जिसका नाम है पाठ का, उस पाठ को अपने स्टार्ट करने वाले हैं। तो निरंतर अपने चैनल को देखते रहें। जो भी साथी पहली बार अपने चैनल या विद्यार्थी जो भी पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको संपूर्ण बायोलॉजी के वीडियो और साथ में उसकी पीडीएफ भी आपको पढ़ने को मिलेगी। तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो लेटेस्ट वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको फटाफट सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए अपने सेकंड चैप्टर का जो अंतिम वीडियो होगा उसके पश्चात अपने एक इम्पोर्टेंट प्रश्न का वीडियो और बनाने वाले हैं, लेकिन ये मेन चैप्टर का अंतिम वीडियो होगा। तो देखिए इसमें अपन पढ़ने वाले हैं जनन की कुछ विशिष्ट विधियाँ। तो अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि पादपों में मुख्य रूप से अलैंगिक और लैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन के भी हमने विधियाँ पढ़ी है, और अभी इस सेकंड चैप्टर में हमने पूरी तरह से लैंगिक जनन को पढ़ा था। और ये एक लंबी प्रक्रिया होती है लैंगिक जनन की, इसके द्वारा पौधा है वो जनन करता है। लेकिन कुछ पौधों में क्या होता है, अब या तो उनका जीवन चक्र है वो बहुत कम होता है या शीघ्र ही उनको विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो वो अपने आप को जीवित रखने के लिए जनन की कुछ विशिष्ट विधियां रखते हैं। तो उन विधियों से वो जनन करते हैं। तो वो अपन पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर आपके दो महत्वपूर्ण विधि इसके अंदर लेसन में दी हुई है, तो उसको अपन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए जनन की विशिष्ट विधियां। देखिए पादपों में प्राकृतिक रूप से अलैंगिक व लैंगिक जनन की विधियों के अलावा ये दो तो मेन जो रिप्रोडक्शन मेथड है जनन की विधियां हैं, उसके अलावा जनन की कुछ विशिष्ट विधियां पाई जाती है जिनके द्वारा, देखिए ये इम्पोर्टेंट होगा, बिना निषेचन के ही नए पादप बन जाते हैं। यानी उसमें कोई निषेचन की ज़रूरत नहीं है, कोई युग्मकों की ज़रूरत नहीं है, कोई युग्मक संलयन नहीं होना है, कोई उसके अंदर निषेचन नहीं होना है, और डायरेक्ट उसमें ऐसे भ्रूण या बीज बन जाएंगे कि उससे नए पादप का जन्म हो जाएगा या नया पादप बन जाएगा। तो ऐसी विधियां हम पढ़ने वाले हैं। असंग जनन और बहुभ्रूणता, ये दो विधियां हैं वो आपके इसके चैप्टर में दी गई है। इसके अलावा एक विधि और होती है जिसको अपन सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं, कि कम समय में हम सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा बहुत सारे पौधे कम समय में तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपके चैप्टर में दो विधियों का वर्णन है, तो अपन दो विधियां देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं असंग जनन। देखिए एपोमिक्सिस। असंग जनन का मतलब होता है संग यानी साथ में या मिलन, जिनका साथ में मिलन नहीं है यानी नहीं। तो हिंदी से स्पष्ट होता है कि इनमें संग नहीं होता है, यानी वो मिलन नहीं करते हैं। कौन मिलन नहीं करते हैं? युग्मक मिलन नहीं करते हैं। ये इसको अंग्रेजी में अपन कहते हैं एपोमिक्सिस। तो यहाँ पर एपो का मतलब होगा अवे, अवे मतलब दूर होना या बिना, और मिक्सिंग का मतलब होता है, मिक्सिस का मतलब होता है मिक्सिंग यानी संलयन। तो इसको अपन हिंदी में इस तरह से पढ़ सकते हैं, बिना संलयन के या संलयन से दूर। मतलब संलयन से दूर का मतलब है संलयन होगा ही नहीं। तो इसको अपन असंग जनन या एपोमिक्सिस कहते हैं, बिना मिक्सिंग के, या हिंदी में बिना संग के, मतलब इनमें मिलन नहीं होगा। तो अपन इसको देखो किस तरह से पढ़ेंगे कि असंग जनन या एपोमिक्सिस क्या होता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें बिना युग्मक संलयन है, ये देखिए, या इसको कह सकते हो बिना निषेचन, बिना युग्मक संलयन या बिना निषेचन। यहाँ पर आप शब्द क्या जोड़ सकते हो? बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण हो जाता है। देखिए कितनी स्पेशल विधि है। कोई युग्मक का संलयन नहीं हो रहा है, युग्मक का संलयन का मतलब कोई निषेचन नहीं हो रहा है, या तो ये कह दे देंगे अपन बिना युग्मक संलयन या बिना निषेचन के, और भ्रूण बन रहा है। अब ये भ्रूण कहाँ से बनेगा तो वो भी अपन देखने वाले हैं कि निषेचन तो हो ही नहीं रहा है, तो अंडकोशिका फिर भ्रूण में कैसे बदलेगी, या कैसे युग्मनज बनेगा, युग्मनज किस तरह से भ्रूण में बदलेगा, तो वो किस तरह से होगा वो भी अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इतना याद रखिए कि बिना युग्मक संलयन के या बिना निषेचन के भ्रूण बनने वाला है। तो ऐसी विधि को अपन क्या कह रहे हैं? असंग जनन, यानी बिना युग्मक संलयन या निषेचन के भ्रूण बन गया।
अब ये भ्रूण होगा तो आगे इसके अंदर जो चूँकि भ्रूण बीजांड में बनेगा तो उसके अंदर फिर जो बीजांड होगा यानी बीजांड जो होगा वो बीज में भी कन्वर्ट होने वाला है, बीज भी बनने वाला है। इसको एक तरीके से तो अपन ये समझ सकते हैं कि बिना युग्मक संलयन या बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण होना भी असंग जनन कहलाता है। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं अपन। एक तरीका ये भी है इसका कि वह प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के ही बीज उत्पन्न किया जाता है। अब चूँकि भ्रूण बनेगा तो भ्रूण बीज में बनेगा, तो भ्रूण बनेगा तो बीज भी बन जाएगा। तो या तो हम ये कह देंगे कि बिना युग्मक संलयन के भ्रूण बनना, या बिना युग्मक संलयन या बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। अब जो बिना निषेचन के जो बीज बनता है इसको हम अनिषेक बीजता भी कहते हैं। अनिषेक बीजता या गेमोस्पर्मी भी बोलते हैं इसको। अनिषेक बीजता यानी बिना निषेचन के बीज का निर्माण होना। तो अनिषेक बीजता भी एक तरह का असंग जनन ही होता है। तो दोनों परिभाषा आप इसमें लिख सकते हो कि बिना निषेचन के भ्रूण बनना या बिना निषेचन के बीज बनना। देखिए दोनों ही स्पेशल मेथड है, कोई निषेचन नहीं हो रहा है फिर भी बीज बन रहा है या भ्रूण बन रहा है। जैसे एक इन पौधों में आमतौर पर देखने को मिलता है एस्ट्रेंसिया जो प्लांट होते हैं, एस्ट्रेंसिया, और बहुत सारे जो ग्रास होती है, घास होते हैं, उनके अंदर हमें ये बिना निषेचन के बीज निर्माण की प्रक्रिया देखने को बहुत ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि इनका जीवन चक्र है वो कम समय में पूर्ण होता है, इनको जल्दी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो ये लैंगिक जनन की एक लंबी प्रक्रिया को त्याग कर ये अनिषेक जनन या आपके असंग जनन से ये बीजों का निर्माण कर लेते हैं। तो ये तो इसके अंदर हुआ। अब बात करते हैं हम असंग जनन की प्रकार के बारे में। तो थोड़ा सा प्रकार में भी अपन पढ़ लेते हैं। ये दो तरह के होते हैं असंग जनन। तो बीजाणुद्भिद असंग जनन और युग्मकोद्भिद असंग जनन। देखिए इसको पढ़ने से पहले आपको एक बीजांड पर थोड़ा सा बीजांड की संरचना पर फिर से अपन चलते हैं। बीजांड की संरचना के पर देखिए बीजांड की संरचना में क्या था कि जब अपन बीजांड पढ़ रहे थे तो उसके अंदर इसमें एक भ्रूणकोश था। भ्रूणकोश के अंदर 3 कोशिकाओं का समूह आपके बीजांड द्वार की तरफ था, और 3 कोशिकाओं का समूह है वो आपके ये इसका बीजांड वृंत होता है, ये हाइलम होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये निभाग होता है, ये बीजांड द्वार होता है, ये द्यावरण होते हैं। ये अंदर है वो भ्रूणकोश है जो अंडाकार संरचना में देख रहे हो। इस भ्रूणकोश की प्रत्येक कोशिका एन होती है, गुणित होती है, कोई भी कोशिका ले लो आप, गुणित होती है। और बाकी जो चाहे बीजांड वृंत हो, चाहे हाइलम हो, चाहे निभाग हो, चाहे द्यावरण हो, चाहे बीजांड काय हो, इसका जो मुख्य शरीर है वो क्या होता है, बीजांड काय। ये सभी बाकी की जो अंग होते हैं ये कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। अब देखिए भ्रूणकोश की प्रत्येक कोशिका एन है, बाकी संरचनाएं द्विगुणित है। तो अब 2 तरीके से इसमें भ्रूणीय बीज बन सकता है। यदि किसी द्विगुणित कोशिका से बनेगा तो उसको अपन बोलेंगे बीजाणुद्भिद असंग जनन। क्या कह देंगे, असंग जनन, क्योंकि बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट जब नाम आता है तो उसको हम द्विगुणित कोशिका से लेते हैं। और एक ये भी हो सकता है कि कोई भ्रूणकोश की जो कोशिका होती है, जो भी एन होती है, वो विकसित होकर भ्रूण बना ले बिना निषेचन के। तो ऐसा भ्रूण तो जो बनेगा वो एन बनेगा, और ऐसा जो भ्रूण बनेगा इसमें बनेगा वो द्विगुणित बनेगा। तो 2 तरीके से भ्रूण बन सकते हैं, एक तो भ्रूणकोश की किसी कोशिका से, या भ्रूणकोश को छोड़कर बाकी के अन्य कोशिका से। तो अगर भ्रूणकोश किसी कोशिका एन कोशिका से बनता है तो उसको तो अपन कहेंगे युग्मकोद्भिद। क्या कह देंगे उसको, युग्मकोद्भिद असंग जनन। युग्मकोद्भिद जब नाम आता है गेमेटोफाइट तब हम उसको एन ही लेते हैं, एन संरचना वाला ही लेते हैं। तो इस तरह से अपन 2 भागों में बांट देंगे इसको। तो देखिए बीजाणुद्भिद असंग जनन, तो बीजाणुद्भिद भी की जब बात आती है तो यहाँ पर इसका मतलब है वो जो संरचना होगी वो कैसी होगी, वो द्विगुणित होने वाली है, क्योंकि बीजाणुद्भिद की जो सेल होगी वो द्विगुणित होगी। तो देखिए बीजांड में उपस्थित बीजांड काय ये भी द्विगुणित होता है। अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, अंतःध्यावरण ये भी द्विगुणित होते हैं। तो मुख्यतः बीजांड काय या कोई अध्यावरण है उस आदि की कोई भी एक द्विगुणित कोशिका विकसित होकर भ्रूण का निर्माण कर लेती है, तो इसे अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। तो देखिए
बीजांड काय कि भ्रूणकोश के अलावा कोई भी द्विगुणित कोशिका है वो अगर विकसित होकर भ्रूण बना ले तो ऐसा भ्रूण द्विगुणित बनेगा। और इस तरह के असंग जनन को अपन क्या कह देंगे, बीजाणुद्भिद असंग जनन। इसको अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, अपस्थानिक भ्रूणता भी इसको कह देंगे। मतलब इसको अपन कह रहे हैं अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता जिसको हमें अंग्रेजी में एडवेंटिव एम्ब्रियोन भी कहते हैं। तो अपस्थानिक भ्रूणता का मतलब ये भी आप ले सकते हो कि भ्रूणकोश की कोई भी कोशिका के अलावा अगर कोई अन्य कोशिका अगर भ्रूण बनाए भ्रूणकोश की कोशिका के अलावा तो उसको हम अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। तो ये तो थी बीजाणुद्भिद असंग जनन। थोड़ा मतलब कोई द्विगुणित कोशिका अगर भ्रूण बनाएगी तो वो द्विगुणित भ्रूण ही बनेगा। तो ऐसी असंग जनन तो कहलाएगा बीजाणुद्भिद। तो बीजाणुद्भिद असंग जनन में तो क्या होगा कि द्विगुणित भ्रूण ही बनेगा। जबकि युग्मकोद्भिद असंग जनन में क्या होगा, गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस में क्या होने वाला है कि भ्रूणकोश की किसी अगुणित कोशिका। अब अगुणित कोशिका क्योंकि भ्रूणकोश जो होता है उसमें 3 कोशिकाओं का समूह अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका, इधर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये बीच में केंद्रीय कोशिका। तो इनकी जो अगुणित कोशिका होगी जैसे प्रतिमुखी या अंड कोशिका या दोनों सहायक कोशिकाओं में, तो इसकी कोई अगुणित कोशिका। और मेन ज़्यादातर देखने को क्या मिलता है, ये जो अंड कोशिका है यही भ्रूण बनाती है। इसके अलावा कुछ परिस्थितियों में दूसरी कोशिका भी बना सकती है। तो भ्रूणकोश की कोई अगुणित कोशिका से बिना निषेचन भ्रूण विकसित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम, युग्मकोद्भिद असंग जनन कहते हैं। अब इसमें 2 तरीके इसके, या तो केवल अंड कोशिका बनाए या अंड कोशिका के छोड़कर दूसरी कोशिका बनाए। तो जब भ्रूण का विकास बिना निषेचन या अनिषेचित अंड कोशिका से होता है, देखिए युग्मकोद्भिद असंग जनन में क्या होता है कि जब भ्रूण का विकास बिना निषेचन के या अनिषेचित अंड कोशिका से होता है तब तो हम उसको कहेंगे अनिषेक जनन। क्या कहेंगे उसको, अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस। देखिए ये अनिषेक जनन है, बिना निषेचन के अंड कोशिका से भ्रूण का बनना अनिषेक जनन कहलाता है, पार्थेनोजेनेसिस। एक इससे संबंधित एक वर्ड और आया था अनिषेक फलन, तो उसमें हमने ये कहा था कि बिना निषेचन के ही अंडाशय का फल में विकसित हो जाना अनिषेक फलन कहलाता है। और अनिषेक जनन बिना निषेचन के ही अंड कोशिका भ्रूण में बदल जाना वो अनिषेक जनन कहलाता है। तो अगर अनिषेचित अंड कोशिका अगर भ्रूण बना रही है तो उसको अपन अनिषेक जनन कहते हैं। अब सीधी सी बात यह है कि अगर अनिषेचित अंड कोशिका भ्रूण बनाएगी तो वो जो भ्रूण बनेगा ये भ्रूण कैसा बनेगा, वो एन ही बनेगा, अगुणित ही बनने वाला है। अब अगर भ्रूण का विकास भ्रूण कोश की किसी अन्य अगुणित कोशिका से होता है, यानी अंड कोशिका के अलावा या तो सहायक कोशिकाओं में से किसी कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका, इनमें से कोई दूसरी अगुणित कोशिका अगर भ्रूण बना ले तब हम उसे अपयुग्मन या एपोगेमी कहते हैं। तो युग्मकोद्भिद असंग जनन भी 2 तरीके से होता है। अगर अंड कोशिका से भ्रूण बन रहा है तो अनिषेक जनन है, और अंड कोशिका के अलावा अगर भ्रूण बन रहा है तो अपयुग्मन है। अब बात ये है कि इसका महत्व क्या है, क्यों जरूरी है अनिषेक जनन। तो देखिए महत्व में अपन पढ़ लेते हैं। देखिए असंग जनन या इस प्रक्रिया से उत्पन्न पादप मात्र पादप के समान होते हैं। मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, क्लोन कह सकते हैं, कि जो पादप उत्पन्न होने वाले हैं वो बिल्कुल अपने मदर प्लांट या मात्र पौधे के समान ही होते हैं। क्यों होंगे, क्योंकि निषेचन तो हो ही नहीं रहा है, न कोई अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। क्योंकि इनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होने के कारण जीन इनमें नहीं होता है, न कोई जीन नए जुड़ते हैं, न कोई जीनों का पृथक्करण होता है, न कोई जीन विनिमय होते हैं, न कोई अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसलिए जो पौधे उपलब्ध होंगे वो अपने मात्र पौधे से बिल्कुल समान होंगे। दूसरा इसका महत्व है कि फसली पादप में उन्नत किस्मों को या उन्नत लक्षण जो होते हैं उनको काफ़ी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर हमारे पास ऐसी कोई फसल है, उसके बीज हमारे पास है और वो बीज बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, तो अनिषेक जनन असंग जनन द्वारा हम उसको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं उस गुणों को। क्योंकि असंग जनन में तो जीन में होगा ही नहीं, इसलिए वो लक्षण बदलेंगे नहीं,
परिवर्तित नहीं होते हैं। इसलिए असंघजनन से पसली पादप में उन्नत लक्षणों को या वांछित लक्षणों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसके द्वारा देखो संकर बीजों, ये इम्पोर्टेंट बात है, एक संकर बीजों के उत्पादन को अधिक सरल बनाया जा सकता है। तो आजकल जो ज़्यादातर हाइब्रिड बीज आते हैं, अपन कोई भी तरह का या अनाज के या सब्जियों के बीज लाते हैं तो वो हाइब्रिड बीज होते हैं। तो वो ज़्यादातर बीज आजकल असंघजनन के द्वारा विकसित किए हुए होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उन असंघजनन से अगर वो बीज विकसित है तो हम लंबे समय तक उनको काम में लेते रहते हैं और उनके गुण भी मेंटेन रहते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं। तो संकर बीजों का उत्पादन भी वर्तमान में असंघजनन प्रक्रिया द्वारा बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो ये असंघजनन की प्रक्रिया हो गई। तो ये तो एक स्पेशल मेथड था जो कि कुछ पादपों में पाया जाता है। दूसरा अपन एक मेथड और पढ़ लेते हैं, बहुभ्रूणता। देखिए बहुभ्रूणता क्या है? पॉली एम्ब्रियोइन जिसको अपन बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोइन या बहुभ्रूणता। बहु का मतलब अनेक और भ्रूण का मतलब है भ्रूण हो गया, या पॉली एम्ब्रियो, पॉली का मतलब है मैनी या बहुत बहुत सारे, और एम्ब्रियो का मतलब है भ्रूण, तो एक से ज़्यादा भ्रूण। तो होता क्या है कि हम देखते हैं कि जो बीजांड से बीज बनता है उस बीज में एक ही भ्रूण होता है। तो सामान्यतः एक बीज में एक ही भ्रूण पाया जाता है, परंतु कुछ पादपों के बीजों में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। एक बीज में कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनका जो बीज होते हैं उनमें एक ही बीज में एक से ज़्यादा भ्रूण पाए जाते हैं। अतः एक बीज में, ये परिभाषा आ गई इसकी, एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। तो एक बीज में अगर एक से ज़्यादा भ्रूण की उपस्थिति है तो उसको अपन बहुभ्रूणता कहते हैं। कहने का मतलब है जैसे अपन एक बीज है, इस बीज में अगर एक भ्रूण है तो इसको अगर बोएंगे तो इसमें एक ही परो निकलेगा ऐसे। लेकिन मान लीजिए अपन एक नींबू, कई बार नींबू वंश में ये मुख्य रूप से पाई जाती है, तो नींबू या संतरे का बीज बोते हैं तो उसमें दो परो निकल आते हैं इस तरह से। तो जब दो परो निकल आए तो इसका मतलब है इसमें दो परांकुर थे, दो मूलांकुर थे, इसका मतलब इसमें दो भ्रूण थे। तो इस तरह से इसमें दो या अधिक इस तरह से संरचना निकलती है परो की, तो वो बहुभ्रूणता को प्रदर्शित करती है। तो एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। सर्वप्रथम बहुभ्रूणता का अध्ययन एक साइंटिस्ट हुए थे लीवेनहॉक, उन्होंने संतरे के बीजों में किया था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है आपको। बहुभ्रूणता की खोज है वो लीवेनहॉक ने की थी और संतरे के बीजों में की थी। देखिए अनावर्त बीजी जो पौधे होते हैं, जिम्नोस्पर्म जो पौधे होते हैं, साइकस पाइनस, उनमें बहुभ्रूणता एक आम प्रक्रिया है, एक सामान्य प्रक्रिया होती है और उनमें बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिल जाती है। लेकिन आवर्त बीजी जो पादप होते हैं जिनके बीज फलवृत्ति से ढके रहते हैं, उनमें केवल कुछ ही पादपों में बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो आवर्त बीजी पौधे जो हमारे आसपास के जो ज़्यादातर पौधे हैं वो आवर्त बीजी ही पौधे होते हैं। अनावर्त बीजी पौधे बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो जैसे नींबू वंश है, सिट्रस, नींबू वंश के जैसे संतरा या नींबू इसी में आ जाएंगे। आम की कुछ किस्में हैं, तंबाकू है और एलियम की एलियम के जो स्पीसीज़ के जो प्लांट है, एलियम के जो प्लांट है वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो नींबू, आम की किस्में, तंबाकू, एलियम, इनमें क्या होता है कि एक बीज में एक से ज़्यादा भ्रूण होते हैं और उसमें उस स्थिति को अपन बहुभ्रूणता कहते हैं। अब बात यह आती है कि बहुभ्रूणता बनी कैसे। हमने तो दोहरा निषेचन पढ़ा था कि तो उसमें एक ही सत्य निषेचन होता है, एक ही भ्रूण बनता है। तो ये बहुभ्रूणता आई कैसे, तो इसके कुछ कारण दे रखे हैं हमने। देखो तो इसके 4 कारण है। पराग भ्रूण प्रो एम्ब्रियो का विदलन। तो विदलन का मतलब होता है एक तरह से विभाजन होता है ये। तो इसमें क्या होगा कि पराग भ्रूण का मतलब है भ्रूण के परिपक्व होने से पहले, जैसे हमने पढ़ा था कि ये भ्रूण है, फिर इसमें शीर्ष और आधारी कोशिका बनती है, फिर इसमें 4 कोशिका अवस्था आती है, फिर इसके अंदर हमने एक निलंबक पढ़ा था, निलंबक की अंतिम कोशिका को हमने क्या कहा था,
चूस का अंक आता है। और इसकी पहली कोशिका जो प्रो एम्ब्रियो जुड़ी रहती है उसको हमने हाइपोफाइसिस कहा था, हाइपोफाइसिस कहा था। फिर इसमें 8 सेल स्टेज आती है, 8 सेल हो जाते हैं। ये इसके अंदर निलंबक होता है। अब इससे होता क्या है कि एक हृदयाकार अवस्था में आने से पहले, भ्रूण के हृदयाकार अवस्था में पहले से इसके टुकड़े हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए इसके इस भ्रूण के एक टुकड़ा हो गया, या 2 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए, खूब सारे टुकड़े हो गए। तो प्रत्येक टुकड़ा क्या करेगा, वो एक नए भ्रूण का निर्माण कर लेगा। तो वो तो होता है प्राक भ्रूण का विदलन। जैसे यहाँ पर 4 स्टेज आई, इसका विदलन हो गया, या 8 स्टेज आई, उसका विदलन हो गया। तो मतलब परिपक्व होने से पहले जो प्रो एम्ब्रियो होता है, प्राक भ्रूण, उसका विदलन हो जाता है, उसके टुकड़े बन जाते हैं, उसके खंड बन जाते हैं। तो प्राक भ्रूण के 2 या 2 से अधिक खंड बन जाते हैं, तो उससे भी बहुभ्रूणता आ जाती है। दूसरा कारण क्या है, भ्रूणकोश में अंड कोशिका के अलावा किसी दूसरी कोशिका से भ्रूण का विकास हो जाए। जैसे ये बीजांड के अंदर आपका भ्रूण, बीजांड के अंदर क्या है, ये भ्रूण कोश है, ये भ्रूण कोश है। इसमें एक बड़ी अंड कोशिका है, फिर सहायक कोशिका है, ये प्रतिमुखी कोशिका है। तो हम ये जाने कि अंड कोशिका तो वास्तव में सत्य निषेचन द्वारा भ्रूण का निर्माण करती है। तो एक तो इसमें यह निषेचन हुआ और इसने अंड कोशिका ने भ्रूण बना लिया। इसके अलावा कोई दूसरी कोशिका जैसे सहायक कोशिका है, इसने एक भ्रूण और बना लिया। तो एक तो अंड कोशिका से बन गए, एक इस सहायक कोशिका से बन गए, 2 भ्रूण बन गए। सहायक कोशिका से असंजनन द्वारा भी तो भ्रूण बन सकता है। तो इस तरह से एक ही बीज में 2 भ्रूण बन सकते हैं। तो ये भी स्थिति आती है कि भ्रूण कोश में अंड कोशिका के अलावा किसी अन्य या दूसरी कोशिका से भ्रूण का विकास हो जाना। तो ये हो जाता है। जैसे अन्य कोशिका, जैसे मान लीजिए सहायक कोशिका है, वो बना ले भ्रूण का। और जैसे आर्जिमोन जो कंट्रली होती है अपने मरुस्थल में खूब होती है, उसमें देखने को मिल जाता है ये। तो जैसे अंड कोशिका के अलावा सहायक कोशिका या दूसरी कोशिका, जैसे सहायक कोशिका आर्जिमोन में सहायक कोशिका बना लेती है, तो उससे भी बहुभ्रूणता आ जाती है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोशों का विकास हो जाना। तो एक सक्रिय गुरु बीजाणु ही एक विकसित होकर एक भ्रूणकोश का निर्माण करता है। तो अगर 2 सक्रिय गुरु बीजाणु वहाँ पर नष्ट, 4 में से 3 नष्ट नहीं हो, तो 1 से ज़्यादा अगर गुरु बीजाणु बन रहे हैं, सक्रिय गुरु बीजाणु, तो वो 2 भ्रूणकोशों का निर्माण कर लेंगे, 1 से ज़्यादा भ्रूणकोशों का निर्माण कर लेंगे, तब भी 1 से ज़्यादा भ्रूण मिल जाएंगे बीजों में। तो बीजांड में 1 से ज़्यादा भ्रूणकोश बन जाते हैं, तब भी ये स्थिति आती है। ये इसका एक उदाहरण है केजुराइना मोन्टाना। बीजांड में 1 से अधिक भ्रूणकोशों का विकास होना, इसका एक उदाहरण है केजुराइना मोन्टाना में ये देखने को मिलता है। और चौथा कारण ये हो सकता है कि बीजांड में भ्रूणकोश के बाहर स्थित किसी द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का विकास हो जाना, जैसे बीजांड का या अध्यावरण से। इनसे अगर कोई भ्रूण बन जाए, तो जैसे ये अध्यावरण है 2, ये मुख्य इसका जो काय होता है वो बीजांड का न्यूक्लियस होता है। तो किसी द्विगुणित कोशिका से अगर भ्रूण बन जाता है, तो भी एक बीज में 2 भ्रूण बन जाते हैं, अर्थात 1 से ज़्यादा भ्रूण बन जाते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल जैसे सिट्रस के अंदर देखने को मिलता है। जो अपने सिट्रस जो होते हैं, नींबू संतरा वगैरह, उसके अंदर बहुभ्रूणता आपकी चौथे कारण बीजांड काय से या अध्यावरण से देखने को मिल जाती है। तो ये थी बहुभ्रूणता। तो हमने 2 विधियाँ पढ़ी है, असंजनन और बहुभ्रूणता, और इसी के साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो पूरा होता है, समाप्त होता है। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और फिर हम जो तीसरा चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण, उसको अपन स्टार्ट करेंगे।